आज हम झारखंड की एक ऐसी जनजाति की बात करेंगे जिनके एक गांव ने बिजली के लिए 80 साल इंतजार किया। सोचिए, 21वीं सदी के भारत में जब हम 5G और AI की बात कर रहे हैं, एक पूरी की पूरी पीढ़ी अंधेरे में जी रही थी। ये घटना जो झारखंड के फुलवरिया टोले की है, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विकास का असली मतलब क्या है और क्या इसकी रोशनी समाज के हर कोने तक बराबर पहुंच भी रही है। बिल्कुल, और इसी सवाल के केंद्र में है बिरहोर जनजाति, झारखंड का एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, मतलब PVTG। तो चलिए आज इसी समुदाय की दुनिया में उतरते हैं। हमारा मकसद सिर्फ JPSC या JSSC जैसी परीक्षाओं के लिए तथ्य रटना नहीं, बल्कि उनके जीवन, उनकी सोच और उनके सामने खड़ी चुनौतियों को गहराई से समझना है। सही कहा। बिरहोर जनजाति का अध्ययन हमें सिर्फ उनके वर्तमान के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये भारत के उस प्राचीन इतिहास की एक खिड़की खोलता है जो हजारों सालों से जंगलों में सांस ले रहा है। उनके नाम के अर्थ से लेकर उनके सामाजिक ताने बाने और प्रकृति के साथ उनके रिश्ते तक हर पहलू में एक पूरी जीवन दृष्टि छिपी है। तो फिर शुरुआत उनके नाम से ही करते हैं। ये नाम बिरहोर अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? इसका क्या मतलब है? बिरहोर मुंडारी भाषा के 2 शब्दों से बना है। बिर जिसका मतलब है जंगल और होर जिसका मतलब है आदमी। तो बिरहोर का सीधा सा मतलब हुआ जंगल का आदमी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान का सार है। और जब मानव शास्त्री इनके इतिहास की परतें खोलते हैं तो इन्हें कहाँ पाते हैं? मतलब इनके पूर्वज कौन थे? देखिए, मानव शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा जाता है। अच्छा, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। जी। अब ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसका सरल मतलब यह है कि इन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ सबसे प्राचीन निवासियों का वंशज माना जाता है। और इनकी भाषा बिरहोरी भी बहुत खास है। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। यानी संथाली, मुंडारी और हो जैसी झारखंड की बड़ी जनजातियों की भाषाई रिश्तेदार हैं ये? बिल्कुल उसी समूह का हिस्सा हैं। तो आप समझ सकती हैं कि इनकी जड़ें इस जमीन में कितनी गहरी हैं। जंगल का आदमी, ये पहचान उनकी जीवन शैली में कैसे दिखती है? क्या ये आज भी पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं? परंपरागत रूप से तो ये घुमंतु शिकारी संग्राहक ही रहे हैं, लेकिन अब इस समुदाय के अंदर ही एक दिलचस्प विभाजन देखने को मिलता है। एक वर्ग है उथलू या भुलियास। ये आज भी अपनी पारंपरिक घुमंतु जिंदगी जी रहे हैं, जंगल के संसाधनों पर निर्भर हैं और मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। और दूसरा वर्ग है जांघी या थानिया। ये वो बिरहोर हैं जो एक जगह बस गए हैं, स्थायी गांव बना लिए हैं और अब खेती और मजदूरी जैसे काम भी करने लगे हैं। अच्छा। ये विभाजन अपने आप में इस समुदाय के भीतर चल रहे बदलाव और संघर्ष को दिखाता है। एक तरफ परंपरा को बचाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता के साथ कदम मिलाने की जरूरत। ये बहुत दिलचस्प है। यानी एक ही समुदाय 2 अलग-अलग रास्तों पर चल रहा है। इनका मुख्य निवास क्षेत्र झारखंड में कहाँ है? ये ज्यादातर हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, कोडरमा और गिरिडीह जैसे जिलों के पहाड़ी और जंगली इलाकों में बसे हैं। इनकी बस्तियों को टांडा कहते हैं। टांडा? हाँ, जो ज्यादा बड़ी नहीं होती, आमतौर पर 5 से 25 परिवारों का एक समूह। मैं इनके घरों की कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ। टांडा में घर कैसे होते होंगे? क्या वो पक्के मकान होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके घर, जिन्हें ये कुंबा या कुड़िया कहते हैं, वो पत्तियों और टहनियों से बनी अस्थायी झोपड़ियां होती हैं। अच्छा, अस्थायी। जी। इनका आकार अक्सर शंकु जैसा होता है। अब सोचिए, जब हम 80 साल बाद बिजली पहुंचाने की बात करते हैं, तो ये कुंबा उस कहानी का एक अहम हिस्सा है। सही बात है। ऐसी अस्थायी संरचनाओं तक बिजली जैसी स्थायी सुविधा पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ये दिखाता है कि कैसे उनकी पारंपरिक जीवन शैली और आधुनिक विकास के पैमाने एक दूसरे से मेल नहीं खाते। आपने एक बहुत जरूरी बात कही। अच्छा, एक ऐसे समाज में जो इतना प्रकृति पर निर्भर है, वहाँ अगली पीढ़ी को ये सारा ज्ञान और परंपराएं कैसे सिखाई जाती हैं? क्या इसका कोई औपचारिक तरीका है? बिल्कुल है, और बहुत ही अनूठा तरीका है। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है गिटियोड़ा। गिटियोड़ा? जी, जिसे हम युवा गृह या यूथ डॉर्मिटरी कह सकते हैं। अच्छा। ये एक तरह का सामुदायिक स्कूल और हॉस्टल है, जहां किशोरों को सिर्फ शिकार करना या जंगल को समझना ही नहीं सिखाया जाता,
बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, संगीत और सामाजिक जिम्मेदारियों की भी शिक्षा दी जाती है। यानी ये उनके लिए एक तरह का गुरुकुल है। आप कह सकती हैं, लड़कों के युवागृह को डोंडा कांठा कहते हैं और लड़कियों के युवागृह को डिंडी कुंडी कहा जाता है। ये संस्था सुनिश्चित करती है कि समुदाय का ज्ञान और उसकी पहचान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रहे। चलिए अब उनकी अर्थव्यवस्था पर आते हैं। जंगल के लोग अपना पेट कैसे भरते हैं? उनकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत रहा है जिसे वो कहते हैं लूट लाओ कूट खाओ। लूट लाओ कूट खाओ। हाँ, इसका मतलब है कि वो शिकार करते हैं और जंगल से कंद मूल, फल फूल इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं। और बंदर पकड़ने में तो इन्हें महारत हासिल है। ये उनका एक परंपरागत पेशा रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि इनकी एक खास कला है जो सिर्फ इनकी आजीविका ही नहीं बल्कि इनकी पहचान भी बन गई है। आपने बिल्कुल सही सुना। वो कला है चॉप या मोहालाइन नाम के एक पेड़ की छाल से रस्सी बनाने की। अच्छा। ये कोई मामूली रस्सी नहीं होती। ये जंगल से छाल इकट्ठा करते हैं, उसे घंटों तक सुखाते और कूटते हैं और फिर हाथ से ऐसी मजबूत और टिकाऊ रस्सियां बनाते हैं जो बाजार में बिकने वाली प्लास्टिक की रस्सियों से कहीं बेहतर होती हैं। वाह! ये कला महज एक उत्पाद बनाना नहीं है, ये प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध का प्रतीक है। मैंने एक बुजुर्ग बिरहोर कारीगर के बारे में पढ़ा था जो कहते थे कि वो बारिश के बाद छाल की गंध से बता सकते हैं कि रस्सी कितनी मजबूत बनेगी। वाह, ये तो अद्भुत है। ये सिर्फ कौशल नहीं, एक गहरा इंद्रियों से जुड़ा हुआ ज्ञान है। अच्छा, इन टांडा या बस्तियों में समाज चलता कैसे है? कौन फैसले लेता है? इनका समाज पितृसत्तात्मक है। ये कई गोत्रों में बटे होते हैं और एक ही गोत्र में शादी करना मना है। जहां तक शासन की बात है तो हर टांडा का एक मुखिया होता है जिसे नाये कहते हैं। नाये? जी, नाये सिर्फ राजनीतिक प्रमुख नहीं होता बल्कि वो सामाजिक और धार्मिक मामलों का भी प्रमुख होता है। गांव के पूजा पाठ से लेकर लड़ाई झगड़े सुलझाने तक सब उसी की देखरेख में होता है। यानी एक ही व्यक्ति के पास सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों तरह की शक्ति होती है। क्या इससे कभी सत्ता के दुरुपयोग का खतरा नहीं होता? क्या कोई संतुलन बनाने की व्यवस्था है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बाहरी तौर पे लगता है कि सारी शक्ति नाये के पास है, लेकिन असल में वो समुदाय की आम सहमति से काम करता है। अच्छा। उसका एक सहायक भी होता है, दिगुआर या कोतवार। ज्यादातर फैसले पूरी पंचायत बैठकर लेती है और नाये उन फैसलों को लागू करता है। ये व्यवस्था व्यक्तिगत तानाशाही पर नहीं बल्कि सामूहिक विवेक पर आधारित है। अब आते हैं इनकी आस्था और विश्वास पर। ये किन की पूजा करते हैं? इनके भगवान कैसे हैं? इनकी आस्था का आधार प्रकृति है। ये जीववाद मतलब एनिमिज्म में विश्वास करते हैं। जीववाद? हाँ, यानी ये मानते हैं कि सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पेड़ों, पहाड़ों, नदियों सब में एक आत्मा या शक्ति का वास है। इनके सबसे बड़े देवता हैं सिंहबोंगा। सिंहबोंगा यानी सूर्य देवता? बिल्कुल, जो जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा ये हाप्रोम यानी अपने पूर्वजों की आत्मा और ओड़ाबोंगा यानी ग्रह देवता की भी पूजा करते हैं। इनके त्योहार जैसे कर्मा, सरहुल, सोहराई सब प्रकृति के चक्र और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। और शादी ब्याह को लेकर इनके समाज में क्या नियम है? इनके यहाँ विवाह की कई पद्धतियां हैं जो समाज की सोच को दर्शाती हैं। सबसे आम है सदर बापला, जो माता पिता की सहमति से तय किया गया विवाह है। अरेंज्ड मैरिज की तरह। जी, लेकिन साथ ही उडरा उडरी बापला भी है जिसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से भागकर शादी कर लेते हैं और बाद में समाज उन्हें स्वीकार कर लेता है। तो रुके, ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ माता पिता द्वारा तय विवाह जो परंपरा को दिखाता है और दूसरी तरफ भागकर शादी करना जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दिखाता है। क्या ये समाज में किसी तरह के तनाव को नहीं दिखाता? तनाव से ज्यादा मुझे लगता है ये समाज के लचीलेपन को दिखाता है। अच्छा। ये दर्शाता है कि समाज ने एक आदर्श व्यवस्था तो बनाई है लेकिन वो मानवीय भावनाओं और व्यक्तिगत पसंद को भी एक हद तक मान्यता देता है। सही। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह भी है जिसे सांगा बापला कहते हैं, जो दिखाता है कि समाज काफी प्रगतिशील है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ दहेज प्रथा नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बल्कि लड़के वालों को लड़की के परिवार को वधू मूल्य देना पड़ता है जो एक तरह से स्त्री का सम्मान है। ये सब सुनकर तो एक बहुत ही समृद्ध और आत्मनिर्भर समाज की तस्वीर बनती है। लेकिन फिर हम उस खबर पर वापस लौटते हैं, 80 साल का अंधेरा। आज के दौर में इनकी असल चुनौतियां क्या हैं? उनकी चुनौतियां कई तरह की हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तो है ही, साक्षरता दर भी बहुत कम रही है।
लेकिन उनकी सबसे बड़ी और जड़ से जुड़ी समस्या है जंगल पर उनके पारंपरिक अधिकारों का छीन जाना। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, जिन जंगलों को वो सदियों से अपना घर मानते आई थे, कड़े वन कानूनों ने उन्हें उसी घर में पराया बना दिया। उनकी आजीविका का जो आधार था, शिकार करना, जंगल से कंदमूल या लकड़ी इकट्ठा करना, उस पर पाबंदियां लग गईं। इससे न सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था टूटी, बल्कि उनकी पूरी पहचान और जीवन शैली पर संकट आ गया। इसी विस्थापन और बेबसी ने उन्हें विकास की दौड़ में बहुत पीछे धकेल दिया। और शायद इसीलिए सरकार को इन्हें पीवीटीजी के तौर पर चिन्हित करना पड़ा। बिल्कुल, यानी एक विशेष संरक्षण की जरूरत वाले समूह के तौर पर। तो क्या सरकार की योजनाएं और ये पीवीटीजी का दर्जा उनकी मदद कर पा रहा है? क्या जमीनी स्तर पर कुछ बदल रहा है? हाँ, कोशिशें हो रही हैं और कुछ सकारात्मक बदलाव दिखे भी हैं। अनुच्छेद 342 के तहत मिले संवैधानिक संरक्षण और पीवीटीजी विकास कार्यक्रमों के जरिए उन तक आवास, राशन और अन्य सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। वन अधिकार अधिनियम 2006 ने उन्हें जंगल पर कुछ अधिकार वापस दिलाने में मदद की है। फुलवरिया टोले में 80 साल बाद बिजली पहुंचना इन्हीं कोशिशों का एक नतीजा है, भले ही इसमें बहुत देर हो गई हो। और मैंने एक और बहुत ही सकारात्मक खबर पढ़ी थी, जो सरकार की तरफ से नहीं बल्कि समुदाय के अंदर से आई थी। आप बाल विवाह के खिलाफ उनके अभियान की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ, साल 2024 में इसी बिरहोर समुदाय के लोगों ने खुद आगे आकर बाल विवाह जैसी कुरीति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। ये बहुत बड़ी बात है। सही में ये दिखाता है कि वो सिर्फ सरकारी मदद के इंतजार में नहीं बैठे हैं, बल्कि वो अपने समाज को अंदर से सुधारने और मजबूत करने के लिए खुद भी तैयार हैं। ये उनकी बढ़ती जागरूकता और अपने भविष्य को संवारने की इच्छा का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर बिरहोर जनजाति की कहानी एक दो राहे पर खड़ी है। एक रास्ता प्रकृति के साथ हजारों साल पुराने सह अस्तित्व की ओर जाता है, और दूसरा रास्ता आधुनिक विकास की दौड़ में शामिल होने की जदोजहद की ओर। उनकी रस्सी बनाने की कला, उनका सामाजिक ढांचा और जंगल का उनका ज्ञान किसी भी आधुनिक विज्ञान से कम नहीं है। बिल्कुल। और अगर परीक्षा के नजरिए से देखें तो कुछ शब्द और तथ्य हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। जी। जैसे उनकी पहचान प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से है। उनकी जीवन शैली के दो रूप हैं, उथलू घुमंतू और झांगी। स्थाई। उथलू और झांगी। ठीक है। उनकी सामाजिक इकाई टांडा बस्ती और कुंबा झोपड़ी है। और शिक्षा का केंद्र गिट्योड़ा युवागृह। अर्थव्यवस्था का आधार चोप की छाल से रस्सी बनाना है और उनके मुखिया को नाये कहते हैं। और प्रमुख देवता सिंगबोंगा। हाँ, प्रमुख देवता सिंगबोंगा है और उनका सरकारी दर्जा पीवीटीजी का है। इन सभी तथ्यों और कहानियों के बाद मेरे मन में वही सवाल घूम रहा है जिससे हमने शुरुआत की थी। एक समुदाय जिसका नाम ही जंगल के लोग हो, उसके लिए विकास का असली पैमाना क्या होना चाहिए? और यही सबसे बड़ा प्रश्न है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या विकास का मतलब उन्हें उनकी जड़ों से उखाड़कर, उनकी पहचान मिटाकर शहरी मुख्यधारा में शामिल कर देना है? या फिर विकास का मतलब है कि बिजली, सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी मुख्यधारा की सुविधाओं को उनकी संस्कृति और उनके परिवेश का सम्मान करते हुए उन तक पहुंचाया जाए, ताकि वो बिरहोर भी बने रहें और आधुनिक भी बन सकें? बिल्कुल। इसका जवाब ढूंढना ही असली चुनौती है।